राम राम दोस्तों, मैं आपका रवि सर स्टडी उपयोगी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सेकंड ही चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिससे तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, उनके बारे में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो हम पहला क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर, वो जरूर पूछा जाता है। वो नहीं तो फिर जो सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका चोल प्रशासन को लेकर है, चोलों का प्रशासन कैसा था, ये क्वेश्चन है। और तीसरा है जो सामंतवाद की विशेषताएं। ये तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और तीनों में से एक तो जरूर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, ताकि आप उनको समझ सको। तो जल्दी से ज्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सेकंड चैप्टर है राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। टाइम पीरियड है 750 से 1206 ईस्वी, जिसमें प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट व चोल वंश के बारे में हमने पढ़ना है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद फिर से उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया। तो हर्षवर्धन की मृत्यु का पता लगा कब हुई, 647 ईस्वी में। जो हर्षवर्धन के अधीन छोटे शासक एवं सामंत थे, अब वो स्वतंत्र हो गए हैं। और इस समय जो तीन बड़े राज्यों का उदय हुआ था वो थे प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। प्रतिहार साम्राज्य लगभग 10वीं सदी तक के मध्य तक पश्चिम भारत और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थान देख लेना, कौन सा कहाँ पर था प्रतिहार के बारे में है। पाल साम्राज्य 19वीं सदी के मध्य तक पूर्वी भारत में छाया रहा। और राष्ट्रकूट साम्राज्य की बात करें तो दक्कन यानी कि जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहां पर ये राज करता था। राष्ट्रकूट वंश ने उत्तर व दक्षिण के बीच एक सेतु का काम किया है, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ ही पड़ते थे। इसलिए प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 2 शताब्दियों तक चला। तो किसको प्राप्त करने के लिए युद्ध हुए तीनों के बीच? कन्नौज को लेकर। क्यों? क्योंकि कन्नौज हर्ष के दिनों से ही उत्तरी भारत में सत्ता का प्रतीक बना हुआ था। ये मानना था जिसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया उसने पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। इसीलिए अब करते हैं कारण। त्रिपक्षीय संघर्ष के क्या कारण हैं? सबसे पहले है पॉइंट, कन्नौज के कमजोर शासक। 5वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक मात्र हर्ष को छोड़कर कन्नौज में कोई भी शासक शक्तिशाली नहीं रहा। मौखरी वंश के शासक या हर्ष के बाद यशोवर्मन व उसके उत्तराधिकारी अन्य समकालीन शासकों की तुलना में कमजोर ही थे, जिसके कारण कन्नौज करकोट वंश व कश्मीर के शासकों के आक्रमण का निशाना बना। कन्नौज का कोई भी शासक उन्हें हरा नहीं पाया। यही हाल 8वीं शताब्दी में भी हुआ, जब यहाँ का शासक इंद्रायुध पाल शासकों का कृपा पात्र बना रहा। यानी कि जो यहाँ का शासक था इंद्रायुध, किसके सुरक्षा में था? पाल के, यानी कि उसकी अधीनता मानता था, ये कह सकते हैं। जिससे लोगों में इस बात का प्रचार रहा कि कन्नौज के शासक स्वतंत्र रूप से किसी भी शासक का मुकाबला नहीं कर सकते। राजनीतिक परिवर्तन का दौर। हर्ष की मृत्यु से कन्नौज में ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तरी भारत में राजनीतिक परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन में 2 बातें मुख्य थी। पहली, छोटे छोटे राज्यों द्वारा अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करना, और दूसरी थी जो साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना, यानी कि जो अपने साम्राज्य यानी कि सीमाओं को बढ़ाना चाह रही थी। तीसरा है संक्रमण काल व अन्य राजनीतिक घटनाएं। 8वीं शताब्दी का काल भारतीय इतिहास में संक्रमण का काल माना जाता है। इस काल में प्राचीन काल की विशेषताएं भी थी तथा मध्यकाल के लक्षण भी दिखाई देने लगे थे, यानी कि एक साथ 2 लक्षण प्राचीन के भी और मध्यकाल के भी एक ही साथ दिखाई दे रहे थे। इस काल में भारत में जहां आंतरिक तौर से परिवर्तन आ रहे थे, वहीं 712 से 13 ईस्वी के मोहम्मद बिन कासिम के बाद अरब क्षेत्र से लगातार आक्रमण हो रहे थे। यानी कि जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण था भारत पर, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब? 712 से 13 ईस्वी। कहां पर? सबसे पहले सिंध पर। तो एमसीक्यू के लिए याद रखना है। इन आक्रमणों में सबसे अधिक नुकसान प्रतिहारों को हो रहा था, इसलिए वह अपने राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र सीमा से थोड़ा दूर हटाना चाहते थे, ताकि अरबों के खिलाफ स्पल नीति अपनाई जा सके। इसके लिए कन्नौज सबसे ठीक स्थान था। आगे बात करें कन्नौज की भौगोलिक स्थिति। चौथा पॉइंट, भौगोलिक दृष्टि से कन्नौज भारत के उत्तर में गंगा के तट पर यमुना के उत्तर में बसा है, और यह स्थान पूरी तरह से मैदानी है एवं उपजाऊ क्षेत्र है, जहां इसकी जलवायु कृषि के विकास के लिए पूरी तरह से अनुकूल है।
वहीं थोड़ा सा ऊपर जाकर इसकी उत्तरी सीमा की रक्षा में हिमालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रतिहार व पाल दोनों उत्तरी भारत पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। उनकी यह सोच थी कि उनकी राजधानी ऐसे स्थान पर हो जहां से पश्चिमी व पूर्वी भारत को ठीक से नियंत्रित किया जा सके, और ऐसा स्थान उस समय केवल एक ही था, कन्नौज। अब कन्नौज का आर्थिक महत्व देखते हैं। चाहे किसी भी काल का राज्य हो, उसे प्रशासन चलाने के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती ही है। कन्नौज उत्तरी भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र के मध्य में था। यह मैदानी क्षेत्र भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है एवं यहाँ खनिज खनन भी पर्याप्त मात्रा में होता था। इस क्षेत्र में मार्गों का निर्माण तथा जलमार्ग के प्रयोग की सर्वाधिक संभावनाएं थी। इसीलिए यह स्पष्ट था कि यदि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण भारत की राजनीति पर अधिकार करना चाहता है तो उसे इस क्षेत्र पर कब्जा करना होगा। कन्नौज उस समय इन तीनों शक्तियों को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दिखाई देती थी, जिसे वे हर हाल में प्राप्त करना ही चाहते थे। फिर है सांस्कृतिक कारण। हर्षवर्धन की जो पैतृक राजधानी थानेश्वर थी, जबकि कन्नौज उसकी बहन राज्यश्री की थी। हर्ष ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी राजधानी कन्नौज बना ली थी। अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपनी बहन के राज्य का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद उसने सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास की ओर ध्यान दिया, जिसमें उसने पाया कि उत्तरी भारत के धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से प्रमुख सभी स्थान कन्नौज के चारों ओर है। बनारस, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, थानेश्वर इत्यादि सभी इसी मैदानी क्षेत्र में थे। इन सभी केंद्रों पर यदि कोई व्यक्ति अधिकार करना चाहता है तो उसे कन्नौज पर अधिकार करना होगा, क्योंकि प्रत्येक शासक अपने राज्य को मजबूत प्रदान करने के लिए यानी सुदृढ़ यानी मजबूत करने के लिए धर्म का सहारा लेता है, ताकि जनता की भावना पर अधिकार करके उनसे समर्थन लिया जा सके। तो देखोगे यानी कि धर्म का सहारा आज से ही राजनीति में नहीं लिया जाता, बल्कि प्राचीन समय से ही भारत में ऐसा होता रहा है। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण। मानव स्वभाव की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वह अपने को अन्य से श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्ति की उन्नति से उसे ईर्ष्या होने लगती है। यही बात इन राज्यों पर भी लागू होती है। 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक जारी यह त्रिपक्षीय संघर्ष मौलिक तौर से वर्चस्व के लिए संघर्ष था। यह बात इन सभी शक्तियों की मानसिकता का हिस्सा बन चुकी थी कि भारत का स्वामी यदि कोई बनना चाहता है तो उसे कन्नौज का स्वामी बनना होगा। यदि कन्नौज को नहीं जीता जा सकता तो वह अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित नहीं कर पाता, जिसको हम इससे भी देख सकते हैं कि उत्तर भारत में था कन्नौज। पाल और प्रतिहार तो उसके लिए लड़ रहे थे, चलो जायज है बात है कि उन्हें उत्तर भारत में अपने साम्राज्य बनाना, लेकिन राष्ट्रकूट जो दक्षिण की तरफ है यानी महाराष्ट्र में है, वो किस लिए आ रहे हैं भाई यहाँ लड़ने के लिए, जबकि अगर वो जीत भी पाते हैं तो यहाँ उसको प्रशासन अच्छे से चला नहीं सकते। वो केवल यही अपनी सर्वोच्चता दिखाने के लिए कि हम भी इस समय हैं जो श्रेष्ठ हैं तुम दोनों से, यही यानी अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए वो बार बार आक्रमण कर रहे हैं। अब इनके बीच जो संघर्ष चलता है, त्रिपक्षीय संघर्ष के चरण चलते हैं, जो 783 ईस्वी से लेकर 925 ईस्वी तक है। 6 चरणों में चला है। एक एक करके चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण की बात करें, यह चरण इस संघर्ष की शुरुआत था। इसमें प्रतिहार शासक वत्सराज, पाल शासक धर्मपाल व राष्ट्रकूट शासक द्रव की भूमिका थी। यानी कि तीनों वंशों के राजाओं के बारे में पता चल गया कि किसके समय में शुरू हुई थी। संघर्ष की शुरुआत के समय कन्नौज का शासक कौन है? इंद्रायुध। और प्रतिहार नरेश वत्सराज ने 783 ईस्वी में इंद्रायुध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब इंद्रायुध बंगाल के पाल शासक धर्मपाल का सहयोगी माना जाता, हमने पहले ही देखा। इसीलिए वत्सराज व धर्मपाल में भी युद्ध हुआ और इसमें धर्मपाल पराजित हुआ। इसी बीच राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने कन्नौज पर आक्रमण कर वत्सराज को हरा दिया व इंद्रायुध से भी धन लिया। धर्मपाल ने इंद्रायुध को गद्दी से हटा दिया क्योंकि उसने उसको धन दिया था, और किसको? चक्रायुध को कन्नौज का शासक बना दिया। अब राष्ट्रकूट ध्रुव द्वारा धर्मपाल को भी पराजित किया गया। कुछ समय बाद ध्रुव की मृत्यु हो गई, जिसका लाभ पालों ने उठाया और धर्मपाल ने चक्रायुध को फिर से कन्नौज का शासक बना दिया। तो पहले चरण में ये। दूसरे चरण की शुरुआत करें तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के बाद उसका पुत्र गोविंद तृतीय उत्तराधिकारी बना। वह धर्मपाल के कार्य से असंतुष्ट था,
इसी दौरान वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार शासक बना। उसने भी सबसे पहले कनौज के शासक चक्रायुध को हराया, फिर धर्मपाल को हराकर उसका साम्राज्य क्षेत्र मात्र बिहार बंगाल तक सीमित कर दिया। दूसरी ओर राष्ट्रकूट शासक जो गोविंद तृतीय भी उत्तरी भारत के अभियान की ओर बढ़ा, परंतु वह एक साथ दोनों के साथ लड़ना नहीं चाहता था, यानी पाल और प्रतिहारों से, जिसके कारण उसने कूटनीति का सहारा लिया। पहले धर्मपाल से अस्थायी तौर पर समझौता किया कि धर्मपाल के तटस्थ रहने की स्थिति में गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक को पराजित कर दिया। तटस्थ का मतलब है कि जब प्रतिहार शासक से वह युद्ध करेगा तो वह हमला नहीं करेगा, दूर ही रहेगा। तटस्थ का मतलब ये है। इस बार फिर इससे पहले कि गोविंद तृतीय कनौज पर अपना अधिकार करता, उससे पहले उसके राज्य में अशांति फैल गई, वह वापस लौट गया। इसका लाभ फिर पालों ने उठाया, क्योंकि नागभट्ट की शक्ति कमजोर होने पर धर्मपाल ने पाटलिपुत्र को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाकर इस क्षेत्र में दबाव बनाए रखा। यानी दो चरणों में पाल वंशों की है सर्वोच्चता, देख सकते हो। राष्ट्रकूट इनको हराते हैं, लेकिन कनौज पर अधिकार किसका देख सकते हैं हम, पाल का। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण के पहले छोर में पालों की स्थिति अधिक मजबूत रही। तीसरे चरण में शुरुआत में इसका कारण क्या था, प्रतिहारों व राष्ट्रकूटों की जो केंद्रीय सत्ता है कमजोर होना, यानी कि उस समय उनमें योग्य शासक नहीं थे। प्रतिहार शासक रामभद्र कमजोर शासक था, वह ना तो प्रशासन संभाल पाया और ना ही राज्य के अंदर के आपसी विद्रोह। दूसरी ओर गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का शासक बना, वह अपनी आंतरिक समस्याओं का इतना को ध्यान ही नहीं दे पाया। इस तरह से देवपाल ने पहले रामभद्र को और उसके मृत्यु के बाद में महिर्भोज प्रथम को पराजित किया। इसके बाद स्थिति में बदलाव आया। देवपाल की मृत्यु के बाद विद्यापाल व नारायण पाल अपने राज्य को ठीक से नहीं चाहते, यानी कि पाल वंश में भी अभी अयोग्य उत्तराधिकारी आ गए और उन पर पहला आक्रमण राजपूत शासक अमोघ वर्ष के द्वारा हुआ, जिसके बाद पाल राज्य कमजोर पड़ा। इसका लाभ फिर किसी ने उठाया, महिर्भोज ने उठाया और उसने कनौज को अपने राज्य की राजधानी बनाकर पालों को बंगाल तक सीमित कर दिया। यानी कि अब याद रखना कि कनौज को प्रतिहार की राजधानी किसने बनाया, महिर्भोज। यहाँ से प्रतिहारों के पास कनौज रहेगा और लास्ट तक इन्हीं के पास रहेगा। अगला चरण है चौथा चरण। इस चरण के बारे में स्रोतों में विवादास्पद विवरण है कि जो स्रोत जिस क्षेत्र से मिलता है उसमें उसकी सफलता की प्रशंसा की गई है, यानी कि अगर प्रतिहारों से मिला तो उनकी प्रशंसा, पाल के स्थान से मिला तो पालों की, राजपूतों की, तो उन्हीं की प्रशंसा है। हाँ, यह अवश्य है कि इस चरण में प्रतिहारों की पूर्ति भारत के राजनीतिक पटल पर बोली है, यानी कि वो ज्यादा शक्तिशाली रहे उस समय। महिर्भोज प्रथम ने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया है। उसने नारायण पाल से उसका अधिकतर हिस्सा छीन लिया, क्षेत्र जो पाल वंश का है। उसने राजपूत में अमोघ उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय को भी पराजित कर उसे उसके क्षेत्र में रहने के लिए बाध्य किया है। इस प्रकार महिर्भोज प्रथम तत्कालीन युग में, यानी कि उस समय सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। महिर्भोज के बाद महेंद्रपाल शासक बना है। महेंद्रपाल आया, यानी कि पाल आने के लिए मतलब है पाल वंश में महिर्भोज के पुत्र का नाम महेंद्रपाल था, जिसने प्रतिहार वंश की प्रतिष्ठा को खूब बढ़ाया। जब तक महेंद्रपाल शासक रहा, ना तो पाल और ना ही राजपूत शासक इस क्षेत्र में अपना दबाव बना सके। तो इस समय ऐसा लगता था कि कनौज पर वर्चस्व के लिए संघर्ष लगभग समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। पांचवा चरण शुरू होता है। इस चरण में संघर्ष में फिर करवट बदली है। इस समय प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल की मृत्यु हो गई है और महिपाल उसका उत्तराधिकारी बना, जो कि योग्य नहीं था इतना ज्यादा। महिपाल ज्यादा योग्य शासक नहीं था। इसी बीच राजपूतों में इंद्र तृतीय शासक बना, जिसने अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया। उसने प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया। महिपाल राजधानी छोड़कर भाग गया। तो पाल शासक इस समय का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि स्वयं बंगाल में ही नए नए राज्यों का उत्थान हो रहा था। महिपाल ने राजपूतों को हराने के लिए चंदेल जो वंश था उसने चंदेलों से मित्रता की और पुनः लौटा, लेकिन इस समय तक जो राजपूत है वापस जा चुके थे। इस समय भले ही महिपाल ने कनौज पर अधिकार कर लिया हो, लेकिन राजपूत अपनी शक्ति प्रमाणित करने में कामयाब रहे। लेकिन कनौज पर अधिकार किनका रहा, प्रतिहारों का। अब लास्ट चरण यह इस संघर्ष का अंतिम चरण था, तो इस समय तक आते आते तीनों ही वंश पतन की ओर बढ़ रहे थे। राजपूत नरेश इंद्र तृतीय के बाद कोई भी शासक ऐसा नहीं रहा
कि उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर सके। पाल वंश में अवश्य थोड़ी सी शक्ति महिपाल के काल में, जैसे 1988 से 1038 ईस्वी है, 988 से 988 से 1038 ईस्वी है में बढ़ाई, लेकिन उस समय तक स्थितियां बदल चुकी थी। वह उन्होंने अपने क्षेत्र तक ही रहना उचित समझा। इस समय तक पटियार वंश भी पतन की ओर था, लेकिन वह कन्नौज पर अपना दबाव बनाए रहे। कन्नौज 815 ईस्वी में पटियार राज्य की राजधानी बनी थी। किसने बनाई थी? महिरभोज ने, याद रखना है। और वह गढ़वाल के शासनकाल तक बनी रही। इस तरह से त्रिपक्षीय संघर्ष का जो अंतिम चरण है, बिना किसी युद्ध द्वारा इन पटियार कमजोर होते हुए भी कन्नौज के स्वामी बने रहे। अब महत्व की बात कर लेते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष की। इसका महत्व क्या है? विभिन्न शासकों व वंशों ने लगभग 150 वर्षों तक इस संघर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, लेकिन कोई भी वंश अपने को अन्य की तुलना में श्रेष्ठ प्रमाणित नहीं कर पाया। सारांश के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि यह वर्चस्व की लड़ाई सर्वोच्चता प्रमाणित करने व आर्थिक हितों को ध्यान में रख कर शुरू हुई थी। ध्यान में यह संघर्ष इन तीनों ही शक्तियों के लिए घातक सिद्ध हुआ है। इससे जहां भारत में अस्तित्व की भावना का विकास हुआ, वही केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी है, और जिसका लाभ किसने उठाया? बाह्य आक्रमणकारियों ने उठाया है, जिससे क्योंकि तीनों ही शक्ति आपस में लड़कर कमजोर हो चुकी थी। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था। अगला है वही चोल वंश, जो सेकंड क्वेश्चन है। जैसा कि हमें पता है कि प्राचीन काल में भी चोल राज्य था, लेकिन समय के साथ साथ उसका वैभव एक जैसा नहीं रहा। इस कारण दक्षिण भारत में कई अक्षत्रिय शक्तियों का उत्थान हुआ। इनमें से पल्लव प्रमुख थे। पल्लवों से पहले इस अक्षेत्र पर सातवाहनों का राज्य था। इस प्रकार चोल वंश के लोग शासन व्यवस्था से दूर हो गए। 7वीं 8वीं शताब्दी में पूरा भारत राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, और इस परिवर्तन की कड़ी में चोल भी अपने को संगठित करने में लगे हुए थे। अब वो मात्र आम नागरिक नहीं रहे, बल्कि सामंत तक बनने लगे, और पल्लवों के काल में इनकी स्थिति काफी मजबूत हो गई थी, और दूसरी ओर पल्लवों की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। इन परिस्थितियों के मध्य पल्लवों के एक सामंत विजय आदित्य ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, यानी कि चोल वंश का जो पहला राजा है इस समय, विजयादित्य, जिसका समय है 850 से 880 ईस्वी। कुछ प्रमुखों के बारे में तो हम वंश और राजाओं के बारे में तो थोड़ा डिटेल से बात करेंगे, बाकी एक एक दो लाइनों में ही बात करेंगे। विजय आदित्य पल्लवों के सामंत से स्वतंत्र शासक बना था, यानी पहले उनका सामंत हुआ करता था। उसने सबसे पहले तंजौर पर अधिकार करके इसे अपनी राजधानी बनाया। तो किसको बनाया है? तंजौर को राजधानी। विजयादित्य ने कूटनीतिक ढंग से पांडव व पल्लव संघर्ष में पल्लवों का साथ दिया। दो वंशों के बीच लड़ाई हुई तो उसने किसका? पल्लव का साथ दिया, और उनसे क्या किया? मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, और उसने पर केसरी की उपाधि भी धारण की। तो उपाधि पूछ सकता है किसकी? याद रखना है, विजय आदित्य की है। अगला शासक है आदित्य प्रथम, 880 से 897 ईस्वी। आदित्य प्रथम ने भी अपने पिता की नीति का पालन किया। पांडव पल्लव संघर्ष में उसने पल्लवों का साथ दिया। इसके बदले में पल्लवों ने चोल राज्य को मान्यता दे दी, वह कुछ क्षेत्र भी दिए। आदित्य प्रथम पल्लवों से कावेरी नदी के उत्तर का क्षेत्र चाहता था, लेकिन सहमति न होने के कारण पल्लव और चोल संघर्ष हुआ, यानी कि दोनों के बीच युद्ध होता है। इसमें आदित्य प्रथम ने पल्लव नरेश को हराकर मार डाला। इससे चोलों की दक्षिण में पहचान बनी है। इसके बाद उसने पांड्य व गंगों को जीता। इससे उसकी सीमा है राष्ट्रकूटों से जा मिली, और वो दक्षिण के एक शक्तिशाली शासक बन गए हैं। नेक्स्ट है परांतक प्रथम, 907 से 953 ईस्वी। परांतक प्रथम के काल में चोल राज्य की जड़ें और गहरी हुई है। अब यह राज्य सुदृढ़ राज्य बन गया, एक मजबूत राज्य बन गया। परांतक ने साम्राज्यवादी नीति के तहत पहले पांड्यों की राजधानी मदुरा पर अधिकार किया, और पांड्या शासक ने श्रीलंका से सैनिक सहायता लेकर चोलों के विरुद्ध अभियान शुरू किया, यानी कि श्रीलंका से सहायता ली उसने। परंतु परांतक ने 915 ईस्वी में दोनों को हरा दिया। उसने पल्लवों के क्षेत्र नेलोर तक भी कब्जा किया। उनकी इन सफलताओं से राष्ट्रकूटों को खतरा दिखाई देने लगा। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने परांतक को पराजित कर उसे सुदूर दक्षिण में रहने को मजबूर किया। नेक्स्ट है उससे फिर राजा राज प्रथम, 985 से 1000
12 ईस्वी। यह परातक प्रथम का परपोत्तर था। इसके शासनकाल से चोलों की महानता व समृद्धि का युग शुरू होता है। उसने सबसे पहले चेरों को कडलूर में परास्त किया, फिर उसने लंका के शासकों को पराजित किया और राजा राज प्रथम ने गंगों से मैसूर क्षेत्र भी छीन लिया। वह उत्तर में कलिंग तक के क्षेत्र पर अधिकार करने में कामयाब रहा, यानी उत्तर भारत तक उसने जीत हासिल की। उसने शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया और इस सेना के सहारे राजा राज प्रथम ने लक्षद्वीप व मालदीव को भी जीत लिया, जो समुद्र में द्वीप थे उनको भी। और राजा राज प्रथम मात्र एक विजेता नहीं था बल्कि शासन प्रबंधक भी था। उसने कला, स्थापत्य, धर्म, दर्शन को भी संरक्षण दिया है, उद्योग व व्यापार को भी संरक्षण प्रदान किया है। नाटक, नृत्य व संगीत क्षेत्र में भी उसकी रुचि थी। कृषि के विकास में भी उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रथम 1012 से 1044 ईस्वी आते हैं। राजेंद्र प्रथम अपने पिता राजा राज प्रथम से भी अधिक महत्वाकांक्षी थे। उसने दक्षिण भारत के केरलों, पांड्यों, कल्याणी के चालुक्यों, बनवासी के कदंबों, उड़ीसा व गोंडवाना क्षेत्रों को जीता। लंका भी उसके साम्राज्य का हिस्सा था, यानी कि उसके पिता ने तो केवल उनको हराया, लेकिन उसने लंका के शासकों को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत के कौशल, मगध व बंगाल को जीता। गंगा का क्षेत्र जीतकर उसने गंगकोट की उपाधि धारण की। तो एक और उपाधि के बारे में आया, गंगकोट की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने। समुद्री क्षेत्र में मलाया, सुमात्रा, जावा व अन्य क्षेत्रीय द्वीपों पर उसका अधिकार था। उसने 1016 ईस्वी से 1033 ईस्वी और 1037 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। उसने अपनी राजधानी तंजौर से बदलकर गंगकोट के पास बनाई, जिसका नाम चोलपुरम रखा। तो अब तंजौर थी उनकी राजधानी, पहले हमने देखा था शुरुआत में, वो बदली है। किसने बदली है? राजेंद्र चोल ने। क्या नाम रखा उसका? चोलपुरम। उसने नदी व तालाबों का भी निर्माण करवाया। अगले है राज अधिराज प्रथम, जो 1044 से 1053 ईस्वी है। राज अधिराज प्रथम ने अपने पिता के काल में युवराज के रूप में सेना का नेतृत्व किया था। इसके काल में वो सभी शत्रु इकट्ठा हो गए जो राजेंद्र प्रथम द्वारा पराजित किए गए थे, लेकिन उसने उन सभी को हराया है। इन चालुक्यों के साथ संघर्ष में वह घायल हो गया था। उसके बाद शासक है राजेंद्र द्वितीय। यह राज अधिराज का भाई था और उसने चोल चालुक्य संघर्ष को जारी रखा। वीर राजेंद्र आता, यह भी राज अधिराज का भाई है। इसने भी चोल चालुक्य संघर्ष को जारी रखा और बाद में चालुक्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। फिर है कुलोत्तुंग प्रथम। इसने भी अपने पहले वाले शासकों की नीति अपनाया, चालुक्यों से संघर्ष जारी रखा और बाद में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अन्य शासकों की बात करें तो विक्रम चोल ने गंगवाड़ी व वेंगी को जीता। इसके बाद विक्रम चोल के बाद सारे कमजोर शासक का युग शुरू होता है चोल वंश में। इनमें कुलोत्तुंग द्वितीय, राजा राज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय आदि थे और इनके काल में चोल शक्ति दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगी। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था राजेंद्र तृतीय, जिसका समय है 1246 से 1279 ईस्वी। और सतानिया चोल राज्य का अंत, यानी कि अब केवल स्थानीय कुछ गांव तक ही रह गए थे वो, उसका अंत 1310-11 ईस्वी में मलिक काफूर के आक्रमण से पूरी तरह हो जाता है। अब चोलों के प्रशासन के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि उनका राजनीतिक इतिहास भी पूछ लेता, केवल खाली प्रशासन नहीं पूछता, इसलिए पहले इनके बारे में बताया है। अब प्रशासन की बात करें तो चोल एक विस्तृत भूभाग के स्वामी थे। उन्होंने काफी लंबे समय तक राज किया। इसके बाद भी उनका साम्राज्य विखंडित नहीं हुआ, यानी कि टुकड़ों में नहीं बटा। इसके लिए उनकी उत्तम जो शासन प्रणाली है उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले उनका प्रशासन, केंद्रीय शासन देखते हैं। केंद्र में सबसे पहले शासक शासन में सर्वोच्च था। राज्य की रक्षा, न्याय, शांति व सांस्कृतिक विकास उसका कार्य था। राज्य में उसकी प्रतिष्ठा इस बात से प्रमाणित हो जाती है कि मंदिरों में राजा व उसके परिवार के सदस्यों की मूर्तियां स्थापित कर उनकी पूजा होती थी, यानी कि जनता है जो राजा को भगवानों की तरह पूजती थी, मंदिरों में उनकी मूर्ति रखकर। सामान्य तौर पर युवराज ही शासक बनता था। शासक के सलाहकार, शासक स्वयं अपने स्तर पर राज्य नहीं चला सकता था, इसलिए उसके एक सलाहकार प्रसिद्ध होते थे, जिसमें से 3 अधिकारियों का उल्लेख है जो अधिक मिलता है। पहले है ओले नायकय, यानी कि जो प्रधान सचिव था। दूसरे पैरूप दशे, एक प्रधान कर्मचारी।
एक विद्या अचिकारित यानी कार्य प्रेषक। अब नाम थोड़े ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि साउथ की तरफ है, तो ये थोड़ा देख लेना। और ये तीनों ही राजा की आज्ञाओं की जो पांडुलिपि तैयार करते थे, यानी राजा जो भी आज्ञा देता था उनको लिखते थे, जिनको राज्य के रिकॉर्ड में रखा जाता था। केंद्रीय प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए विभिन्न मुख्य भागों में बांटा जाता था। ये अधिकारी भी वंश अनुगत थे। उन्हें वेतन के रूप में जमीन दी जाती थी, यानी नगद वेतन नहीं, उनके बदले जमीन दी गई थी उन्हें। अब प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो वो केंद्रीय शासन की शक्तियों का विभाजन करते हुए इन्हें प्रांतों में बांटा गया। और प्रांतों क्या कहा? वलनाडु। तो एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन, प्रांतों को उस समय यानी चोल प्रशासन में क्या कहा जाता? वलनाडु। प्रांतीय मुखिया या तो राज परिवार से होता था या फिर जो पराजित शासक है वह इस क्षेत्र में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता था जो केंद्र में शासक किया करता था। अब प्रांत को आगे कमिश्नरियों में बांटा गया था जिसे कोटम कहा जाता था, और कोटम नाडु में विभाजित था जो कि आधुनिक जिला होता है। तो इस स्तर पर इकाई कही जा सकती है, बटी हुई थी। स्थानीय शासन में बात करें तो स्थानीय में यानी कि सबसे छोटी इकाई गांव जो होती है। अब स्थानीय शासन का सफल संचालन ही इस साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। यह पूर्ण दक्षता व निपुणता से चलाया जाता था। स्थानीय शासन को अच्छे ढंग से करने का श्रेय राजा राज प्रथम को जाता है। ग्राम व नगर स्थानीय शासन में मुख्य थे। इन क्षेत्रों का शासन चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता था। ये संरचनाएं उर व सभा के रूप में जानी जाती है। अब उर व सभा क्या थी? उर लोगों की संस्था थी जो आम सामान्य था, जबकि सभा में अग्रहारी या जो ब्राह्मण होते थे वो लोग थे। स्थानीय शासन को स्वायत्त शासन कहा जा सकता है। अपने क्षेत्र की सभी प्रशासनिक गतिविधियों को चलाने की जिम्मेदारी इनकी ही थी, यानी कि राज्य इनके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करता था। राजा ये अपने हिसाब से काम करते थे। आगे राजस्व प्रशासन देखें, इनका राजस्व शासन कैसा था। इस समय राज्य की जो आय का मुख्य साधन है वो भू राजस्व है। इस समय क्या है, राजा की जब भी बात हुई किसी भी समय का, तो उनके मुख्य साधन जो आय होती है भू राजस्व से ही होती है। विभिन्न अभिलेखों व दान पत्र लेखों से इस बात के प्रमाण है कि कृषि उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था, यानी कि 3 हिस्सों में से 1। सीमा शुल्क, राहदारी, व्यापार, उद्योग धंधे पर भी कर से राज्य की आय होती थी। व्यक्तिगत खानों पर भी कर था, जबकि सरकारी खानों की आमदनी अलग होती थी। इसी प्रकार वन व नमक उत्पादन पर राज्य द्वारा कर लगाया गया था। करों की वसूली के लिए कठोर नीतियां भी अपनाई जाती थी। सरकार के खर्चे के स्रोत भी परंपरागत ही थे, जैसे कि राज परिवार, दरबार व सेना पर अधिकतर खर्च होता था। कुछ अधिकारियों को नकद वेतन भी दिया जाता था। मंदिर निर्माण, सिंचाई, सड़क व शिक्षा इत्यादि जनहित कार्यों पर भी सरकारी खर्च किया जाता था। न्याय व दंड व्यवस्था की बात करें उस समय चोलों के, इस काल में 2 प्रकार की न्याय व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। एक है सरकारी प्रणाली और दूसरी है सामाजिक प्रणाली। सरकारी प्रणाली में जैसे जैसे प्रशासनिक इकाइयां थी वैसे ही अधिकारी न्याय व्यवस्था करते थे। इसमें कानून है जो लिखित होते थे। प्रमाण के रूप में दस्तावेज व गवाहों का होना जरूरी था। फैसले मौके पर ही दे दिए जाते थे। राजद्रोह सबसे बड़ा अपराध था। दंडों में मृत्युदंड, अंग काटना तथा संपत्ति जब्त करना ये मुख्य थे। सामाजिक प्रणाली में बात करें तो ग्राम पंचायतें व जातीय पंचायतें थी, और ये सभी परंपरा या जो शुरू से परंपरा चली आती उसके अनुसार ही फैसला किया करते थे। इनमें बीच बचाव का रास्ता ज्यादातर अपनाया जाता था। जातीय दबाव होने के कारण लोग सरकारी व्यवस्था की बजाय सामाजिक पंचायतों में ही अधिक जाया करते थे। जो इनका दंड प्रणाली थी वो थी गांव से निकालना व जाति से निकालना, यही सबसे बड़ा था दंड। सैनिक प्रशासन की बात कर ले तो चोलों का सैनिक प्रबंध बहुत अच्छा था। उन्होंने शक्तिशाली जल व थल सेना का निर्माण किया था। इसी सैनिक बल के आधार पर यह भारत के अंदर व बाहर अपना वर्चस्व बना सके हैं। इनकी स्थल सेना में पैदल, धनुषधारी, हाथी, अश्व, रथ के अतिरिक्त, यानी कि ये सेना तो थी जो हर किसी राज्य के पास थी, लेकिन जंगल में युद्ध करने वाले प्रशिक्षित सैनिक भी थे, यानी कि जंगल में कोई अगर छुप जाए उनसे युद्ध करने के लिए अलग से सेना थी, और सेना के लिए छावनी व प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, स्थायी सेना के अतिरिक्त स्थानीय जो कृषक थे, पशुपालक थे, मजदूर थे, उनको भी लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो यानी कि जब भी आवश्यकता होती तो वो भी लड़ सकते थे। सेना में सभी जातियों के लोग होते थे। ब्राह्मण सेनापतियों को ब्रह्म अधिराज कहा जाता था।
सैनिकों की भर्ती शासक विश्वास पात्र लोगों के माध्यम से करवाता था। सेना में अभ्यास व अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे। घोड़े सेना के लिए अरब देश से मंगवाए जाते थे। इनकी विशाल सेना में 60,000 हाथी, 1 लाख अश्वसेना व 1.5 लाख पैदल सैनिक बताए जाते हैं। घोड़े मैंने पहले भी बताया कि भारत में अच्छे किस्म के घोड़े नहीं होते थे, इसलिए उनको बाहर से ही मंगवाया जाता था। अब प्रजाहित कार्य। प्रजाहित का ध्यान चोल शासकों को था। उन्होंने कृषि विकास की ओर अधिक ध्यान दिया। जमीन की पैमाइश करवाकर कुएं, तालाब व नहरों का निर्माण करवाया, झीलों का निर्माण करवाया, पूरे राज्य में सड़कों का निर्माण करवाया। व्यापारियों व उद्योगों से जुड़े लोगों को भी उनके द्वारा संरक्षण दिया गया था। शिक्षण संस्थाओं व मंदिर के निर्माण में भी उन्होंने पूरी रुचि ली है। गरीबों को दान व अनाथालयों को बनवाने में भी उनकी गहरी रुचि थी। शिक्षा व साहित्य की बात करें तो चोल शासकों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किए थे। इस समय ये शिक्षा 2 स्थानों पर दी जाती थी, एक प्रारंभिक शिक्षा, दूसरी उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा मंदिरों में तथा उच्च शिक्षा राज्य द्वारा स्थापित संस्थाओं में दी जाती थी। वेद, रामायण, उपनिषद, ज्योतिष तथा व्याकरण आदि शिक्षा के विषय थे। नाटक मंचन भी उस समय में शिक्षा प्रणाली का ही हिस्सा था। साहित्य के क्षेत्र में इनके काल के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। अब कला की बात करें तो कला के क्षेत्र में इनका योगदान अद्वितीय है। इस काल में मंदिर जो स्थापत्य कला अपने उच्चतम शिखर पर थी, इन्होंने जो शैली विकसित की वह द्रविड़ शैली के नाम से प्रसिद्ध है। 3 तरह की शैली है, द्रविड़, नागर, वेसर। अगर समझे तो साउथ में तो ज्यादातर द्रविड़ शैली में ही मंदिर बने हैं और उत्तर भारत में नागर शैली में बने, और वेसर शैली दोनों का मिलाजुला रूप होती है। इस शैली की जो प्रमुख विशेषताओं में वर्गाकार विशाल मंडप है, गोपुरम है, कलापूर्ण स्तंभ, सजावट के लिए शेरों की आकृतियां व संयुक्त स्तंभों का प्रयोग शामिल है। इन मंदिरों में तंजौर का शिव मंदिर जो 190 फुट ऊंचा है और 14 मंजिल का है, जो इसके गुंबद का भार जिसके ऊपर रखा वो 80 टन है। अब देख लो, निकाल लो कि 1 टन में कितने हजार ग्राम या किलोग्राम होते हैं, तो कितने किलोग्राम का तो वो गुंबद है। तो आप देख सकते हैं ये किसने बनवाया था, इसको 3 नामों से जानते हैं। एक तो राजेश्वर मंदिर, एक बृहदेश्वर मंदिर। तो राजेश्वर से नाम हो गया, राजा राज प्रथम ने इसको बनवाया था। इसके गुंबद का बार ये कर लिया। श्रीरंगपट्टनम का मंदिर अपनी वास्तुकला का विरनय उदाहरण है। 1000 स्तंभों से बना यह मंदिर 450 फुट लंबा, 130 फुट चौड़ा व 160 फुट ऊंचा है। इसका जो मुख्य आकर्षण है वो नटराज की कांस्य की मूर्ति है। अब धर्म की बात करें तो चोल शासक शैव थे। इसी कांस्य क्षेत्र में इस धर्म की प्रधानता रही है। चोल शासकों के अन्य धर्मों की प्रतिनीति भी उदार थी। वैष्णव, बौद्ध व जैन धर्म को उन्होंने अनुदान दिए हैं, यानी दान दिया था। राजा राज प्रथम ने शैव होते हुए भी वैष्णव मंदिर का भी निर्माण करवाया और बौद्ध विहार की स्थापना की। चोलों के शासनकाल में कर्म कांड को कम महत्व दिया जाता था। राज अधिराज ही एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अश्वमेध यज्ञ किया। और चोल वंश में किसने अश्वमेध यज्ञ किया? केवल राज अधिराज ने। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन। तीर्थ यात्रा को शासक व आम लोग काफी महत्व देते थे। जितने भी मंदिर इस काल में बने उसमें शैव व वैष्णव देवताओं के अतिरिक्त चोल शासक व रानियों की मूर्तियां लगी होती थी। ये हमने पहले ही किया है। लोग उनकी उपासना देवी देवताओं की तरह ही करते थे। इस तरह इनके काल में हर धर्म के लोग अपना प्रचार कर सकते थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो भारत में सामंतवाद और उसकी विशेषताएं। भारत में यह प्रणाली 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुई। भारत में सामंतवाद का जो रूप है वो यूरोपीय सामंतवाद से कई मायनों में भिन्न था। उदाहरण के लिए इसमें यूरोपीय सामंतवाद की तरह मैनर प्रणाली नहीं थी। मैनर प्रणाली क्या होती है भाई? मैनर यूरोप में सामंतवाद जो उसमें होता है, एक स्थान पर जो सबसे ऊंचा टीला होता है उस पर मैनर यानी कि सामंतवाद का महल होता था और एक एरिया डिसाइड होता था इतना है ये, और वो मैनोर कहलाती थी। सामंत की मतलब कि उसके अंदर ही सामंत को जो जरूरत की चीजें थी वो सारी मिल जाती, जिससे बाहर उसको जाना नहीं पड़ता था, वही उसकी मैनोर थे। तथापि सामंत प्रणाली की दूसरी बहुत सी राजनीतिक और आर्थिक विशिष्टताएं भारत में मौजूद थी। इसलिए अधिकांश इतिहासकारों ने इसे सामंतवाद का भारतीय रूप बताया है। ध्यान रहे, यह व्यवस्था अचानक उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि इसका विकास धीरे धीरे विभिन्न कारणों से
कई सदियों से होता रहा, लेकिन गुप्त उत्तर काल में यानी कि गुप्तों के काल के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आ गई। इस व्यवस्था में भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग हावी हुआ जो स्वयं जमीन पर काम नहीं करता था। यह किसान और राजा के बीच एक बड़ा बिचौलिया वर्ग था। समझे तो देखो, ये राजा और जनता के बीच में आगे है सामंत। राजा अब सेना और भू राजस्व के लिए किस पर डिपेंड है? सामंत पर। और सामंत जो लगान व अन्य कर है वो जनता से लेते हैं। यानी कि अब बीच में आ गया, राजा और जनता के जो कॉन्टैक्ट था सीधा अब वो नहीं रहा है। अब विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले है केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना। भारत में मौर्य काल में शक्तिशाली केंद्रीकृत सत्ता उभर कर आई। शक्तिशाली सम्राट के अधीन एक विशाल नौकरशाही काम कर रही थी। केंद्र से लेकर ग्राम स्तर के सभी छोटे बड़े अधिकारियों को राज्य की ओर से नकद वेतन दिया जाता था। ग्राम स्तर तक केंद्र का सीधा संपर्क था। कुषाणों और सातवाहनों के काल में भी अधिकारियों को नकद वेतन दिया जा रहा था, लेकिन गुप्त काल आते आते नकद वेतन के बदले अब भू क्षेत्र या गांव दिए जाने लगे। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा बाद के राजपूत शासक भी अपने अधिकारियों, मंत्रियों और प्रांतीय प्रमुखों को वेतन के तौर पर राजस्व मुक्त क्षेत्र देने लगे। यानी जो जमीन दी जाती थी उन्हें, वो राजस्व मुक्त भी थी, उन्हें कोई राजस्व देना ही नहीं था राजा को। साथ ही सामंतों का भी अपने अपने क्षेत्र पर अधिकार होता था, उससे वे लगान प्राप्त करते थे तथा शासक के लिए सेना भी भेजते थे। राजा और प्रजा के बीच में सामंत, उपसामंत तथा जमींदार आदि आ जाने से अब राजा और प्रजा का सीधा संपर्क खत्म हो गया। इससे राजा की स्थिति कमजोर होने लगी। हमने अभी चित्र के द्वारा जो डायग्राम बनाया उसे समझा है, क्योंकि इसका एक ये भी देख सकते हैं कि नकद वेतन देते हैं तो हम हमारी इनकम हो रही है, हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो जमीन है वो कभी ना कभी खत्म तो होगी ना, वो किस किस को देंगे, ये देख सकते हैं। भूमि अनुदान। अब भारतीय सामंत प्रणाली के उदय और विकास में भूमि अनुदान की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में भूमि अनुदान की जो प्रणाली की है वो प्रथम सदी से शुरू हो गई थी। देना, भूमि दान प्रारंभ में किसको दी जाती थी? लेकिन ब्राह्मणों को या धार्मिक महत्व की संस्थाओं को ही भूमि अनुदान करते थे। और भूमि अनुदान में दिए गए गांव सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होते थे, यानी कि राज्य उसमें इंटरफेयर नहीं करता था। शासकों ने अपने राज्य कर्मचारियों को भी अब भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शासक स्थानीय प्रभावशाली और शक्तिशाली वर्ग के लोगों को भूमि अनुदान देने लगे। राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, अन्य राजपूत शासकों के समय यह अनुदान प्राप्त वर्ग सामंत, ठाकुर, राणा आदि के रूप में जाने जाने लगे। हर्षवर्धन के काल में गवर्नरों, मंत्रियों, दंड नायकों को भूमि अनुदान दिया गया। इन अनुदानों के द्वारा सामंतों, जमींदारों को अत्यधिक अधिकार प्राप्त हो गए। सामंतों को अनुदान प्राप्त भूमि से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। अनुदान की शर्तों का पालन न करने पर राजा सामंत की भूमि जब्त कर सकता था। यह अनुदान व्यक्ति को अपने जीवन पर्यंत ही मिलता था। उसकी मृत्यु होने पर शासक किसी अन्य को वह भूमि अनुदान कर सकता था, परंतु व्यवहारिक रूप से सामंत की प्राप्त भूमि पर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार का ही अधिकार रहता था। के लिए तो कानून था नामात्र का, लेकिन होता ही थे। या फिर जैसे कि आज समझ सकते हो हम, मंत्री एक बार अगर कोई मंत्री बन जाए तो आजीवन वो मंत्री रहता है, फिर उसकी ही पीढ़ी से मंत्री बनते रहते, किसी और को तो बहुत कम मौका मिलता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर तो यही होता, लेकिन सच्चाई अगर देखें यानी रूल रेगुलेशन तो कोई भी मंत्री बन सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे है सोपानात्मक प्रणाली। अब सोपानात्मक प्रणाली से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें सत्ता और शक्ति के आधार पर ऊपर से नीचे तक सामंतों का स्थान निर्धारण होता है। अधिकारों और दायित्वों से बंधे इन सामंतों का भूमि के क्षेत्र, सैन्य शक्ति, वंश प्रतिष्ठा आदि के आधार पर बड़े या छोटे सामंत की श्रेणी निर्धारित होती थी। इन सामंतों की स्थिति का निर्धारण इस बात से भी होता था कि राजा ने उन्हें कैसे अधीन किया है। देखो, जिन्हें युद्ध में हराकर अधीन बनाया जाता था उन्हें अपेक्षाकृत कम स्वतंत्रता होती थी, और कुछ लोग शासक के वंश, कुल या गोत्र से होते थे या राजा को राज्य स्थापित करने में मदद करते थे, उन्हें ज्यादा मान्यता दी जाती थी, उनको ज्यादा अधिकार थे। इसी तरह राज्य में शासक स्थानीय प्रभावशाली वर्ग के लोगों को भी सामंत के रूप में अधिकार प्रदान कर देते थे। वस्तुतः भूभाग पर आंतरिक स्वतंत्रता, सेना, वंश प्रतिष्ठा के आधार पर सामंतों की एक स्वप्नात्मक प्रणाली बन जाती है। जैसे कि देखो,
सबसे ऊपर राजा, फिर महासामंत, फिर सामंत, छोटे सामंत, जनता, इस तरह यानी कि एक दूसरे से अपने ऊपर वालों के प्रति वे उत्तरदायी है, ये कह सकते हैं हम। सामंतों के अब दायित्व की बात करें तो क्या क्या उनके दायित्व थे, कर्तव्य थे। वो राजा के प्रति निष्ठावान रहेंगे, विशेष अवसरों पर स्वयं राजा के दरबार में उपस्थित होकर अपनी निष्ठा का प्रमाण देंगे। वो अपनी एक बेटी का विवाह राजा या राजकुमार से करेंगे। अधीनस्थ सरदार का एक पुत्र शासक की सेवा में सेवारत रहेगा। वे वार्षिक भेंट के साथ साथ विशेष अवसरों जैसे कि राजा के जन्मदिन पर भी भेंट देंगे। अपने प्रभाव क्षेत्र में अपने स्वामी की मुद्रा का प्रयोग करेंगे। वे अपने स्मारकों या शिलालेखों में कर्तव्यवश अपने स्वामी शासक का नाम भी लिखवाएंगे। अपने क्षेत्र से वसूले गए राजस्व का एक निश्चित भाग राजा को देंगे। ये कर्तव्य थे। अब अधिकारों की बात करें सामंतों के, तो दायित्वों के साथ साथ उन्हें सामंतों का अधिकार भी प्राप्त थे। राजा उन्हें अनेक प्रकार की उपाधियां प्रदान करता था। राजा उन्हें सामंती महत्व के प्रतीक प्रयोग करने की अनुमति देता था। ऐसे प्रतीकों में सिंहासन, ध्वज, विशेष पालकी, राजकीय जुलूसों में हाथी की सवारी, जुलूसों में 5 विशेष वाद्य यंत्र बजाने का अधिकार आदि शामिल थे। राजा द्वारा अनुदान दी गई भूमि से उन्हें राजस्व वसूलने तथा ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य कर वसूल करने का अधिकार था। सामंत अपने क्षेत्र में न्यायाधीश की भूमिका भी निभाते थे। स्थानीय स्तर पर वे इतने बलशाली थे कि स्थानीय विवादों को निपटाने में सक्षम हो गए। अपने अधिकार क्षेत्र में भू राजस्व वसूल कर ये अपनी सेना भी रखते थे, जिससे ये अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करते थे। अब युद्ध व सूर्य की बात करें तो राजपूत सामंत अपने को अक्षत्रिय वंश से बताते थे। वे युद्धों द्वारा अपने को सैनिक जाति का साबित करने का प्रयास करते थे। युद्धों को सामंत अपनी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन का माध्यम मानते थे। यानी कि फलस्वरूप इस काल में निरंतर युद्धों का बोलबाला रहा। लूटमार की इच्छा से भी युद्ध होते थे। पड़ोसी राज्यों को अपना स्वाभाविक शत्रु माना जाता था। रोमिला थापर के अनुसार अब युद्ध एक महान समारोह बन गया और इस समर भूमि में मृत्यु को महानतम सम्मान माना जाने लगा। कि जैसे कि समारोह होता है वैसे ही अब युद्ध होने लगे हैं और उसमें मरना बहुत बड़ा धर्म माना जाता है, यानी कि अच्छा माना जाता है। युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिवारों को गांव अनुदान में दिए जाते थे। अब उल्लेखनीय है कि बच्चों में जन्म से ही वीरता के संस्कार डाले जाते थे। किसी स्त्री के पति को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने पर स्त्री का सती होना एक परंपरा बन गई, यानी कि अब गर्व महसूस करने लगे वहां पर, यानी कि युद्ध में मरना। किसानों की खराब दशा। सामंती प्रणाली में स्थानीय अर्थव्यवस्था में सामंत या जागीरदार के रूप में भूस्वामी वर्ग का उत्थान हुआ। ये कुलीन वर्ग कृषि आमदनी पर निर्भर था, लेकिन स्वयं खेती नहीं करता था। जैसे कि ब्राह्मण तथा जमींदार कृषकों को नौकर रखते थे। बौद्ध विहार भी अपने अनुदान प्राप्त भूमि पर उनसे खेती करवाते थे। अन्य सामंत भी अपनी भूमि किसानों को लगान पर देते थे। ये किसानों से साझी व्यवस्था के आधार पर या नौकरों व मजदूरों से खेती करवाते थे। ये सभी कृषक प्राय शूद्र वर्ण से संबंधित रखते थे। कुछ उस समय के ग्रंथों से पता चलता है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। कृषि का लाभ उन्हें नहीं मिला, बल्कि सामंती विकास ने उनकी हालत को और अधिक बदतर कर दिया। सामंत भू राजस्व के अतिरिक्त कई अन्य तरह के कष्टदायी कर भी किसानों से वसूलते थे। इसके अलावा उनसे बेगार भी करवाते थे। बेकार का मतलब है फ्री में काम करवाना, कुछ भी नहीं देना उसके बदले। अर्थव्यवस्था का संकुचन। इस काल में सामंतीकरण की प्रगति के साथ ही अर्थव्यवस्था के संकुचन के लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। अधिकांश इतिहासकारों यह स्वीकारते हैं कि मुद्रा के प्रचलन में कमी हुई। इस समय रोमन साम्राज्य के साथ रेशम के व्यापार का पतन हुआ। गांव आत्मनिर्भर व्यवस्था का उभरना इत्यादि इसके कारण थे। यहाँ तक कि इस काल में वस्तु विनिमय के भी प्रमाण मिलते हैं, यानी कि वस्तु के बदले केवल वस्तु दी जाए। मुद्रा में कमी के कारण ब्याज दरें भी अत्यधिक ली जाने लगी, क्योंकि अब पैसा कम हो गया तो लोग ज्यादा ब्याज पर पैसा देने लगे। इस स्थिति का कृषि, उद्योग, धंधों, व्यापार आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आत्मनिर्भर ग्राम। भारतीय सामंत प्रणाली में गांव आत्मनिर्भर बनते गए।
इन विकास की दृष्टि से देखें तो ये कोई सकारात्मक लक्षण नहीं है। आत्मनिर्भरता विकास के मार्ग में रुकावट है। सामंतीकरण के कारण उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जाने लगा। कि आत्मनिर्भर का मतलब तो यही होगा कि अपनी आवश्यकता अपने आप ही पूरी करना। अब जो उत्पादन होता था वो स्थानीय लेवल पर ही होता था, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। व्यापार वाणिज्य के लिए उत्पादन अब ना के समान है। व्यापार के लिए उत्पादन होता नहीं था। वैसे भी अधिक उपज का लाभ किसानों को नहीं मिलता था, क्योंकि इसमें से अधिकांश भाग सामंत या जागीरदार मांग लेते थे। इस स्थिति में किसान कम पैदावार करना पसंद करता था, क्योंकि अधिक श्रम करने पर भी उसको कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि सारा तो वो ले जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे कर सामंतों को उन्हें देने पड़ते थे। ऐसी स्थिति में ग्राम्य अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह की स्थिति में पहुंच गई। जीवन निर्वाह का मतलब कि मुश्किल से जिसमें जीवन चले वो। निष्कर्ष की अब बात करें तो निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि भूमि अनुदान व अन्य कारणों से जन्मी भारतीय सामंत प्रणाली ने यूरोप के समान मैनर प्रणाली न होते हुए भी राजा की सत्ता को कमजोर किया। भारत में भी सामंत ऊपर से नीचे तक सोपान क्रम में बंधे हुए थे। हमने पॉइंट में देखा कैसे इनके कुछ दायित्व होते थे, साथ ही अधिकार भी होते थे। यह एक स्थानीय स्तर की राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था थी जिसने भारत में आर्थिक विकास को अवरुद्ध किया। सामंतों की फिजूल खर्ची ने भी विकास में बाधा पैदा की। तो दोस्तों ये थे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में एक यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हाँ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम अपनी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करें आप तक तुरंत पहुंच जाए।